चंदन एक आलसी स्वभाव का लड़का था। वो सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। चंदन की माँ कई बार उसे समझाती कि कोई काम कर ले, पर चंदन था कि वो बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। चंदन, ओ चंदन, कितनी बार तुझे बोल चुकी हूँ कोई काम ढूंढ ले, पर तू है कि सारा दिन बस दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर आया और रोटी खाकर घोड़े बेचकर सो गया। अरे मेहनत नहीं करेगा तो पैरों में पानी पड़ जाएगा। कल से तुझे बोल रखा है लाला की दुकान से आटे की बोरी उठा ला, पर तू मेरी एक नहीं सुनता। क्या माँ थोड़ी देर लेटने भी नहीं देती हो? सुबह हुई नहीं कि तुम शुरू हो गई काम के लिए सुनाने। अरे भाग्यवान, इसे काम के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा ही काफी हूँ। मैं शाम को आटे की बोरी उठा लाऊंगा। इस महाशय को आराम करने दे, बेचारा पूरे दिन काम जो करता है। अरे सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, जा रहा हूँ यार। मुझे पता है जब तक आटे की बोरी लाऊंगा नहीं तब तक तुम मुझे चैन से तो रोटी भी नहीं खाने दोगी। चंदन चिड़चिड़ाकर घर से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे सुरेश, कहाँ जा रहा है? दूसरे गांव में मेला लगा है, वही देखने जा रहा हूँ। मेला? अरे वाह, मेला देखने यार मैं भी साथ चलता, पर मुझे तो अभी लाला की दुकान से आटे की बोरी उठानी है। पर मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो बस निकल ही रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी का इंतजाम हुआ है। मेले की बात सुनकर चंदन को घूमने का लालच आ जाता है और वो लाला की दुकान की जगह सुरेश के साथ मेला देखने जाने का विचार करता है। चल फिर, तू भी क्या याद रखेगा, दोनों मिलकर मेला देखने चलते हैं। चंदन और सुरेश दोनों मेला देखने चल पड़ते हैं। मेला घूमते हुए शाम हो जाती है। चंदन सुरेश से कहता है, सुरेश मुझे आटा भी लेना है, नहीं तो माँ बापू बहुत डांट लगाएंगे। बस थोड़ी देर और रुक, मेरा एक दोस्त है मदन, उसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक बार उसे मेले में दूसरी तरफ देख कर आता हूँ। उससे मुझे शहर से मंगाया कुछ सामान लेना है। ठीक है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, पर फिर मैं यहीं इस दुकान के पास बैठता हूँ। तू फटाफट लेकर आजा, फिर निकलते हैं। सुरेश अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। अचानक एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगती है और वो जमीन पर गिरने लगता है। तभी चंदन उन्हें संभाल लेता है। भला हो बेटा, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। बाबा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। बस मुझे बैठे बिठाए रोज का इतना धन मिल जाए कि मेरे माता पिता मुझ पर क्रोध करना छोड़ दें और कोई काम करने के लिए ना बोलें। उपाय तो है मेरे पास, पर उसमें जोखिम बहुत है। साधु बाबा, सबसे बड़ा जोखिम तो इस समय मुझे काम को लेकर है, क्योंकि मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ और अगर मैं बिना कुछ कमाई किए घर लौटा तो फिर से माँ बापू मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैं कोई भी जोखिम उठा लूंगा, बस आप मुझे मेहनत करने से बचा लो। चंदन की बात सुनकर साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। तभी चंदन के पैरों के सामने एक चप्पल का जोड़ा आ जाता है। चंदन, ये जादुई चप्पल है। इस चप्पल को पहनने के बाद तुम हवा में उड़ने लगोगे और इन चप्पलों से 2 सोने के सिक्के गिरेंगे। पर याद रहे, जब तुम चप्पल को पहनोगे तो तुम्हारा कद तुम्हारी लंबाई से थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर अगले दिन तुम फिर से सामान्य कद में आ जाओगे। एक बात और, जितनी बार तुम इस चप्पल को पहनोगे उतनी बार तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा। इसलिए एक दिन में एक ही बार इस चप्पल को पहनना, ताकि अगले दिन तुम फिर से ठीक हो सको। अगर तुमने इस चप्पल का ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम अपने कद से बहुत ही छोटे कद के हो जाते रहोगे। फिर दोबारा वापस आना नामुमकिन है। इसलिए इस चप्पल को दिन में एक ही बार पहनना। ठीक है बाबा, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। साधु बाबा से चप्पल लेकर चंदन सुरेश के साथ घर लौट आता है। रास्ते में चंदन सुरेश को उस चप्पल के बारे में सब कुछ बता चुका था। चप्पल के लिए सुरेश के मन में भी लालच आ गया था। चंदन चप्पल लेकर घर पहुंचता है। सुबह से अब आ रहा है, तेरे चक्कर में आज रात की रोटी भी नहीं बनी है। अब आटा कहाँ है? लाला की दुकान बंद हो गई होगी और उसके अलावा हमें कोई उधार नहीं देता। अब किसकी दुकान से रात में आटा मांगने जाऊंगी? हाँ, अरे माँ, अब हमें आटे की क्या, दुनिया भर के सारे सामान मिलेंगे। बस तुम रुको तो हमारे लिए हर कोई दुकान खोल देगा। ये चप्पल कहाँ से ले आया? आटे की बोरी की जगह चप्पल उठा लाया है। बापू, बस तुम देखते जाओ, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये जादुई चप्पल है। चंदन जैसे ही चप्पल को पहनता है
वो हवा में उड़ने लगता है और उन चप्पल से एक एक सोने का सिक्का गिरता है और कुछ देर बाद चंदन वापस जमीन पर आ जाता है। पर चंदन का आकार छोटा हो गया था। चंदन, चप्पल में से सोने के 2 सिक्के गिरे और तू इतना छोटा क्यों हो गया? माँ चिंता मत करो, कल सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब ये सोने के सिक्के बेचकर जो मर्जी सामान मंगवा लो। ये सब देखकर चंदन के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो चंदन रोजाना उस चप्पल को पहनता और हवा में उड़ता और चप्पल में से 2 सोने के सिक्के गिरते। अगले दिन चंदन फिर से अपने आकार में आ जाता था। कुछ दिनों में ही चंदन के परिवार की गरीबी दूर हो गई। चंदन के पास अब सब कुछ था। एक दिन उसका दोस्त सुरेश उससे बोला, चंदन यार, अब तो तेरे पास बहुत सब कुछ है, तू तो बहुत अमीर हो गया है। कुछ दिनों के लिए ये चप्पल मुझे दे दे, मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। देख, तू मेरा दोस्त है ना। हाँ सुरेश, तू तो मेरा पक्का दोस्त है। रुक, मैं अभी चप्पल लाया। पर तुझे याद है ना कि चप्पल को दिन में एक ही बार पहनना है, नहीं तो जितनी बार पहनेगा उतना कद छोटा होता जाएगा। हाँ हाँ, मुझे याद है। चंदन से चप्पल लेकर सुरेश घर आ जाता है, पर वो चंदन की बात नहीं मानता। वो चप्पल को बार बार पहनकर उड़ता और बार बार चप्पल में से सिक्के गिरते। देखते ही देखते सुरेश का कद इतना छोटा हो गया कि जिसे देख उसके माता पिता डर गए और वो दौड़कर चंदन को बुला कर लाए। चंदन बेटा, देखो ना, हमारा सुरेश क्या से क्या बन गया। तुमने उसे कैसी चप्पल दे दी? कहीं सुरेश ने चप्पल को बार बार तो नहीं पहन लिया। चलता हूँ चाची। चंदन जाकर देखता है, जो चप्पल साधु बाबा ने उसे दी थी उस पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है। चंदन समझ जाता है कि जरूर सुरेश ने लालच में आकर चप्पल का एक से अधिक बार इस्तेमाल किया। सुरेश के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। शायद ये सब मेरे कारण हुआ है। साधु बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे सुन रहे हो ना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ वापस ले लो, ये चप्पल भी वापस ले लो, पर मेरे दोस्त को पहले जैसा ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं आलस भी छोड़ दूंगा और खूब मेहनत करूंगा। मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। चंदन भी रोने लगता है। तभी वहां साधु बाबा प्रकट होते हैं। चंदन, तुमने मेरा ध्यान लगाकर मुझे याद किया, इसलिए मुझे अपनी तपस्या छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज अपने दोस्त के लिए तुमने जो प्रार्थना की है उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भले ही तुम आलसी हो, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो, सच्चे मित्र हो, सच्चे इंसान हो। इसलिए ये चप्पल तो मैं वापस ले रहा हूँ, पर तुम्हें और तुम्हारे मित्र को जो ये धन प्राप्त हुआ है, इससे अब नया कारोबार शुरू करो और खूब मेहनत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुरेश वापस अपने रूप में आ जाता है और वो चप्पल वहां से गायब हो जाती है। साधु बाबा भी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सुरेश और चंदन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दिन से चंदन और सुरेश ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और दोनों दोस्त खूब मेहनत से कमाने लगे। ये देखकर चंदन और सुरेश दोनों के माता पिता बहुत खुश थे। भरतपुर गांव में प्राची नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता महेंद्र को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त हरीश के साथ आवारागर्दी करना, यही उसका काम था। प्राची की मां पूनम के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो परिवार का गुजारा कर रही थी। पूनम, ये तुम्हारे 20 रुपए, लाओ, कुर्ता ठीक कर दिया? जी, मैंने बिल्कुल नाप का ही सिला है। सरला दीदी, मैं कह रही थी, अब धागे की रील भी 10 रुपए से 20 रुपए तक की मिलती है। सूट के 50 रुपए सिलाई दे देते। देख पूनम, गांव में और भी दर्जी हैं जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 50 रुपए सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं। वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ, पर मैं 20 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। हाँ, पूनम की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर पूनम के पास जो भी पैसे जुड़ते सारे पैसे महेंद्र छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्राची की स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी 4th कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, ये पैसे मुझे दे दे। माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। प्राची बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी।
अगले दिन प्राची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए प्राची स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम किताब क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगी? प्राची अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूं-चूं की आवाज आती। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। प्राची बेटा, क्या हुआ? आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी? ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहां पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो, दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। हम इसका नाम चुनमुन रखेंगे। माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। प्राची बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उनकी सिलाई के पैसों से तुम्हारी किताब ला सकूं। प्राची चिड़िया के पिंजरे को साथ लिए सो जाती है। पहले एक मुसीबत कम थी, जो ये एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्राची इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। महेंद्र जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है, नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे डर है कहीं प्राची के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर पूनम रोने लगती है। चिड़िया खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते पूनम की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्राची सोकर उठती है तब पूनम उसे रात की सारी घटना बताती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। चुनमुन अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहां समाधि में लीन एक महात्मा के पास जाती है। कावेरी, आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। उधर पूनम परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्राची, आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की चाय बनाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। पहले सुनीता बहन का ब्लाउज सिलना जरूरी है, कटा हुआ है, सिल लेती हूँ। पूनम जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है? मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। कुछ और कपड़ा, हाँ, ये सलवार का कपड़ा काट कर सिलती हूँ। अरे ये क्या, मशीन फिर से चलने लगी। मशीन ने सलवार भी सिल दी। प्राची बेटा, इधर आ, जल्दी ये देख, ये देख, सिलाई मशीन तो जादुई मशीन बन गई। ये देख, मैं अभी सूट का कपड़ा काट कर इस मशीन पर रखूंगी। हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर इस मशीन ने सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्राची बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद लूंगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। पूनम कपड़े काट कर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूनम की सिलाई की खबर आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई।
महेंद्र ने भी बुरी संगत का साथ छोड़ दिया था। पूनम ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। प्राची अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश